नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं प्राइम उत्तराखंड लेकर बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खड्डूड़ी भूषण ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की है। विधानसभा अध्यक्ष से गृह मंत्री ने बजट सत्र की कार्रवाई पर चर्चा की, उन्हें कई सारी जानकारियां दी है। गृह मंत्री ने उत्तराखंड के विकास को लेकर कई समसामयिक मुद्दों पर भी बात की है और कहा है कि उत्तराखंड के विकास में केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी केंद्र सरकार, और कहा कि केंद्र की ओर से आपको जो भी चाहिए वो उत्तराखंड को हम उपलब्ध कराएंगे। उत्तराखंड देवों की भूमि है और हमारे देश का गौरव है। तो बजट को लेकर रितु खंडूड़ी ने ये मुलाकात की और खंडूड़ी ने कहा कि बजट में हमने बहुत से नई चीज़ें शुरू की है जिसका लाभ राज्य को मिलेगा, समाज के सभी वर्गों को मिलेगा। अमित शाह से उनकी शिष्टाचार भेंट थी और खास जो चर्चा हुई वो बजट को लेकर ही थी। बजट सत्र के बारे में जानकारी दी कि कैसे कैसे फैसले हमने इस सत्र में लिए, हमारा बजट कैसा रहा, हम किन योजनाओं को प्रमोट कर रहे हैं, हम किस इलाके में फोकस कर रहे हैं, किस सेक्टर को हम बढ़ावा दे रहे हैं, पहाड़ों का विकास कैसे हो और साथ में पहाड़ का रिस्टोरेशन कैसे होता रहे। जोशीमठ को लेकर भी संभवतः चर्चा हुई है कि आखिर जोशीमठ को लेकर केंद्र के पास क्या सोच है। तो अमित शाह से मुलाकात में रितु खंडूड़ी ने कई बातें रखी है और बहुत ही शानदार ये मुलाकात बताई जा रही है। तस्वीरें देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हल्के फुल्के पलों के साथ में और पूरे अच्छे वातावरण में ये मुलाकात हुई है जिसमें किसी तरह का कोई तनाव नहीं था। और उत्तराखंड के बारे में गृह मंत्री ने सुना, बजट के बारे में जानकारी ली और कहा कि आप प्रस्ताव भिजवाते रहे, हम उसे पारित करेंगे और आपके लिए फंड का एलोकेशन होता रहेगा, लेकिन उसका सदुपयोग हो, वो पैसे आम जनता की भलाई के लिए खर्च हों। और साथ ही साथ एक निर्देश भी कि एक बेहतरीन गवर्नेंस की जो परिकल्पना बीजेपी की है वो उत्तराखंड में दिखनी चाहिए, हमें शासन में उसकी झलक दिखती रहनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारी सरकार किसी भी तरह के विवादों में घिरे, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड वासियों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति होती रहे और साथ में उत्तराखंड का जो पर्यावरण है उसको लेकर हमें थोड़ा सा फोकस्ड होना होगा ताकि उसकी खूबसूरती और वो जैसा उत्तराखंड उसकी मूल जो स्वरूप है वो हम बनाए रखें। विकास भी हम करेंगे लेकिन विनाश की कीमत पर बिल्कुल भी नहीं, ये हमारी कोशिश है। जोशीमठ में जो हुआ ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक संदेश है कि हमें अब आगे किस तरीके से बढ़ना है, क्या करना है। तो गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है, पेयजल और शौचालय की व्यवस्थाएं जगह जगह पर की जा रही हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। साथ ही कार्डियोलॉजिस्ट के साथ ही दूसरे डॉक्टर्स को भी तैनात किया जाएगा। बता दें आपको कि चारधाम यात्रा के दौरान चूंकि बहुत सारे मैदानी इलाके के लोग पहुंचते हैं, ऐसे में ऊंचाई ज़्यादा होती है, ठंड होती है और हवा का जो दबाव होता है वो मैदानी इलाकों के बनिस्बत कम होता है। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं, चिकित्सकीय समस्याएं आती है वहाँ पर और इसीलिए जगह जगह पर जो है वो चिकित्सालय या डॉक्टर्स जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। तो कमिश्नर ने इस बात की जानकारी दी है। चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तो गढ़वाल के आयुक्त ने इस बात की जानकारी दी कि चारधाम यात्रा हमेशा की तरह इस बार भी शानदार और ऐतिहासिक होगी। यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर हम हर एक मोर्चे पर काम कर रहे हैं। फिर उनकी सुरक्षा की बात हो, उनके खान पान, ठहराव, उनके यात्राएं सुगम हो, इन सब को लेकर हमारी सरकार प्रयासरत है कि दिक्कत चारधाम यात्रियों को बिल्कुल ना हो। तो गढ़वाल मंडल के आयुक्त ने इस संबंध में जानकारी दी, मीडिया से बातचीत की और बताया कि क्या क्या खास तैयारियां की जा रही हैं इस बार और कहा कि व्यवस्थाएं लगभग
जो है वो पूरी हो रही है और एकदम सही दिशा में हम जा रहे हैं और समय रहते सभी चीज़ें हो जाएंगी। इसके लिए हम सभी यात्रियों को जो चारधाम यात्रा पर इस बार आने वाले उन्हें आश्वस्त करते हैं कि आपको एक अच्छा और बहुत ही शानदार अनुभव इस बार होगा। हम हर बार लगातार कुछ नया कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और पूर्व में जो व्यवस्थाएं होती है उससे इस बार की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो गढ़वाल कमिश्नर ने इस संबंध में जानकारी दी, मीडिया से बातचीत की और क्या कुछ का वो भी हम आपको सुनाएंगे। और इस बीच हम आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री केजरीवाल इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बजट को लेकर जो एक विवाद पैदा हुआ है उस संबंध में वो अपनी बात रख रहे हैं। शांति बहाल रखने के लिए पिछले कुछ दिनों के अंदर भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कई कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने बहुत संयम और बहुत मैच्योरिटी के साथ मान साहब ने कार्रवाई की है। इसके लिए मैं भगवंत मान साहब को और आम आदमी पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। जब हमारी पंजाब में सरकार बनी थी उस वक्त कुछ लोग ये कहते थे कि आपको शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली ये काम तो करने आते हैं, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर काबू कर पाएंगे क्या? पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के ऊपर आप शांति की व्यवस्था कर पाएंगे क्या? पिछले एक साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और अगर सरकार ईमानदार हो, इरादे नेक हों, तो लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत बखूबी कायम किया जा सकता है। हमने जिस व्यवस्था को इनहेरिट किया था, जो हमारे से पहले जो चला आ रहा था सारा सिस्टम, जो हमें सिस्टम मिला था पिछली सरकारों से, उसमें इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों की क्रिमिनल्स के साथ, गैंगस्टर्स के साथ आपस में जुगलबंदी थी। गैंगस्टर्स को, क्रिमिनल्स को पहले पॉलिटिकल संरक्षण दिया जाता था। ये वाला गैंगस्टर इसका है, इसकी इसके साथ सेटिंग है, इसकी इस पार्टी के साथ सेटिंग है, इसकी इस नेता के साथ सेटिंग है। हमारी किसी के साथ सेटिंग नहीं थी। हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। तो विभिन्न मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। बढ़ते खबरों में आगे, प्राइम उत्तराखंड में तो एसआईटी हरिद्वार को यूके पीसीएससी पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता मिली है। एसआईटी ने फरार चल रहे 50,000 के इनामी डेविड को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डेविड ने पटवारी और जेई पेपर लीक कराने में भूमिका निभाई थी। एसआईटी पेपर लीक मामले में अब तक 37 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एसएसपी हरिद्वार ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी डेविड पर धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। आरोपी के पास से 2,74,000 और 2 ब्लैंक चेक बरामद किया गया है, जो उसने पेपर लीक करने के लिए अभ्यर्थियों से लिए थे। एसआईटी हरिद्वार द्वारा जो है पटवारी और एजेई परीक्षा लीक प्रकरण में जांच की जा रही थी। इसमें पूर्व में भी 36 अभियुक्तों को इसमें अकाउंट फॉर किया गया है। डेविड जो है लगातार इसमें फरार चल रहा था, जिस पर आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा इसमें 50,000 का इनाम भी किया था गिरफ्तारी पर। इसको भगवानपुर क्षेत्र से एसआईटी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पूर्व में भी इस पर लक्सर क्षेत्र में नौकरी का झांसा देने के आरोप में इस पर मुकदमा दर्ज है। साथ ही साथ 2021 नवंबर में भी रुड़की में भी अपने साथियों के साथ वन दरोगा भर्ती में जो है कुछ लोगों से पैसे लेकर लूट के माध्यम से नकल कराने के आरोप लगे थे, जिसमें उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अब लगातार ये पटवारी और एजेई परीक्षा में फरार चल रहा था, जिसमें इसकी गिरफ्तारी की। सर भूमिका क्या थी सर इसकी? देखिए, मेन इसकी भूमिका थी, जो मेन मास्टर माइंड है इसमें, जो राजपाल और अन्य लोग थे जिसमें शामिल थे, जो हमारे जो आयोग के 2 कर्मचारियों के टच में थे। साथ ही साथ ये भी उसी गैंग में काम कर रहा था, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह के फर्जीवाड़े में संलिप्त रहा था।
इसमें भी इसने बहुत सारे कैंडिडेट्स को अरेंज किया था, अपने जो लक्सर और आसपास के छात्रों को अरेंज भी किया था। साथ ही साथ बिहारीगढ़ और अन्य जगह पर जहां पर प्रश्न पत्रों को छात्रों को पढ़ाया गया था, वहां पर भी ये सक्रिय रूप से मौजूद रहा था और छात्रों से इसने इसकी एवज में बड़ी रकम ली थी। तो लालकुआं में कांग्रेस नेता रामबाबू मिश्रा ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और भर्ती घोटाले को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार नाकाम दिख रही है। प्रदेश में चारों ओर घोटाले के साथ भ्रष्टाचार व्याप्त है। कांग्रेस नेता ने कार्यकर्ताओं से बीजेपी सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाने की अपील की। जब से सरकार भाजपा की हमारे देश प्रदेश में आई है, जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है। चारों तरफ महंगाई, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, राशन के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ की राय। गैस तो इनके ऐसा हो गया है कि जब चाहते तो महीने के बाद, 2 महीने बाद 50 रुपये, 40 रुपये, अब आज 1150 रुपये का सिलेंडर कर दिया, जो किसी टाइम हमारी सरकार कांग्रेस की 400 रुपये का सिलेंडर था। इसी तरह से खाद्य तेल के दाम बढ़ाती चली जा रही है और यहाँ तक हमारे देश प्रदेश के लोग जो है और हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, जो नौजवान है, बेरोजगार है, इतना त्रस्त होकर पेपर लीक हो रहे हैं। कोई जांच नहीं, जांच के नाम पर जो जनता मांग करती सीबीआई जांच करो। आपकी अगर सरकार ईमानदार है, ठीक है, तो आप जांच करा दें सीबीआई से, जितने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन उससे कतरा रही सरकार और कहीं बेरोजगारों पर लाठीचार्ज कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। इस तरह से लोग परेशान हो चुके हैं सरकार से। तो सरकार पर जोरदार निशाना साधा। इन्होंने कहा है कि यहाँ की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनकी सरकार में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी को लेकर सरकार कुछ कर नहीं रही और तो और यहाँ के युवाओं को किस तरीके से ठगा जा रहा है। आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि कैसे पीसीएस का जो पेपर है वो लीक हो जाता है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है ऐसे लोगों को और इसी वजह से वो ये तमाम चीज़ें कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर किसी भी तरह का कोई प्रयास सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है कि महंगाई कम हो, आम लोगों को राहत मिले। ये सरकार के पास विजन ही नहीं है कि कैसे पहाड़ का विकास हो, कैसे जनता की उन्नति हो, जनता को योजनाओं का लाभ मिले। हर जगह लूट खसोट और कमीशन बाजी चल रही है। तो जोशीमठ में हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ठंड भी बढ़ गई है। मौसम के बदले मिजाज से जोशीमठ आज कोहरे में लिपटा नजर आया। कल्प घाटी उर्गम से लेकर लामबगड़, अलकनंदा घाटी, नीति मलारी और द्रोणागिर घाटी में भी बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो अब देखिए, मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और ख़ास बात है कि जिस तरीके से कोहरे से ये इलाका लिपटा नज़र आया है, ऐसे में ऐसा लगता है मानो बादल जो हैं वो उतर आए हैं ज़मीन पर और बहुत ही अलौकिक नज़ारा इस वक्त यहाँ पर है। हालांकि कई सारी समस्याएं भी इस वजह से हो रही हैं क्योंकि जनजीवन पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। फसलों को अच्छा खासा नुकसान भी पहुँच रहा है। पाला मारने की जो कहा जाता है कि वो संभावना बढ़ गई है। बहुत सारे जो फसलें होती हैं, सब्जियों की खेती होती है, तो उनमें ये दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि सैलानियों को बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें यहाँ पर, मनमोहक नज़ारे देखने को ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है सैलानियों के लिए क्योंकि जिस तरीके से बादल और कोहरे में लिपटा नज़र आता है पूरा ये क्षेत्र, ऐसे में आपको सड़क पर जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है और ऐसे में अगर आप वाहन चला रहे वहाँ पर घूमने गए हैं और बाहर की हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से वहाँ पर ड्राइव करना होगा अपने वाहनों को। तो ये एक समस्या बहुत बनी हुई है। तो बहुत ही सावधानीपूर्वक वाहनों का आप इस्तेमाल यहाँ पर करें क्योंकि जगह जगह आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि बादल जो है वो ज़मीन पर उतर आए हैं और कई जगह पर विजिबिलिटी आपको जो है वो होती नहीं है। लेकिन खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर इस दौरान देखने को मिला और ठंड, जो गर्मी यहाँ पर बढ़ने लगी थी, उस गर्मी से एक बार फिर से राहत मिली है। एक बार फिर से ठंड की ओर लौटते नज़र आ रहा है उत्तराखंड क्योंकि लगातार यहाँ पर कई इलाकों में बारिश
ओलावृष्टि और ऊंचाई इलाकों में। और संजय कुंवर इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, स्थिति जो है हम तो देख ही रहे हैं तस्वीरों के जरिए, लेकिन बावजूद चाहेंगे कि इस बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से और जो पर्वतीय ऊंचाई वाले जो चोटियां वहां पे हिमपात की वजह से क्या असर पड़ रहा है फिलहाल? देखिए पंकज जी, अगर चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार पिछले 48 घंटों से बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ से लेकर के ऊंचाई वाले जितने भी इलाके हैं सभी जगह जो है बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में लगातार जो हल्की बारिश जो है जारी है और अभी भी पूरा जोशीमठ क्षेत्र जो है कोहरे के आगोश में है और लगातार रुक रुक करके यहाँ पे जो बारिश हो रही है उससे जो है जो सीमांत का जनजीवन है जो है बिल्कुल बदल सा गया है। और लोगों का कहना है कि जो मार्च के महीने में अमूमन इस तरह का जो बदलाव जो है देखा नहीं जाता, लेकिन अभी जो लोग स्थानीय लोग हैं वो है जनवरी और दिसंबर और जनवरी में जिस तरह का मौसम होता है वो मार्च में देखने को मिल रहा है। और इसको अगर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी कह सकते हैं या ग्लोबल वार्मिंग का जो असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो साफ जो है सीमांत क्षेत्र में तो दिख रहा है। जी बिल्कुल संजय, है तो ये पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही, लेकिन फिर भी हम ये भी जानना चाहेंगे कि जोशीमठ जहाँ पर जो चीज़ें सामने आई थी, जिस तरीके से बहुत सारे मकान दरक गए थे, बहुत सारे मकानों को खाली कराया गया था, उनकी स्थिति फिलहाल क्या, उनके लिए क्या कुछ राहत की बात हो रही, कैसे वो लोग रह पा रहे हैं फिलहाल? पंकज जी, देखिए जोशीमठ में जो आपदाग्रस्त जो आपदा प्रभावित लोग हैं वो फिलहाल राहत शिविरों में है और राहत शिविरों में उनको हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है। और जोशीमठ के जो होम स्टे हैं, होटल हैं और अन्य जो संस्थान है उनमें जो है उनके जो आपदाग्रस्त परिवार हैं वो बिल्कुल सही स्थिति में। लेकिन जिस तरह से ये लगातार पिछले 3 दिनों से मौसम का बदलाव देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो सीमांत में जो फसलें हैं, जो सेब की फसलें, जो सेब में जो अभी कोपल आ रही है, तो क्योंकि आप जानते हैं कि जोशीमठ क्षेत्र में सेब, आलू और राजमा जो है यहाँ के प्रमुख उत्पाद है और यहाँ इनकी आजीविका जो अधिकतर आर्थिकी जो है सीमांत क्षेत्र की इसी पर निर्भर है। और लगातार अगर इस तरह का मौसम रहेगा तो कहीं ना कहीं जो जोशीमठ क्षेत्र के काश्तकार हैं उन पर भी इसका जो है। तो संजय, जो स्थानीय लोग हैं वो तो चलिए आप इस समस्याओं से दो चार होते रहते हैं, उन्हें बहुत ही अनुभव भी यहाँ के इस क्षेत्र का है, वो यही के लोग हैं, भौगोलिक दशा दिशा से वो पूरी तरीके से वाकिफ है यहाँ के। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो सैलानी खास तौर से हैं, उनको किस तरह के दिशा निर्देश जा रहे हैं? क्या वो इस वक्त जाएं उनके लिए सही रहेगा या फिर उनको लेकर कुछ अलर्ट वगैरह जारी किया है मौसम विभाग ने? जी पंकज जी, देखिए अभी तो फिलहाल जो पर्यटन जो है यहाँ पे थमा हुआ है। हालांकि औली में कुछ पर्यटक जो है आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गाइडलाइंस जारी हुई है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जो सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की और तो अमूमन जो 23-24 तक है जो यहाँ पे बिल्कुल जनजीवन थमा हुआ है और पर्यटक भी जो है अभी इस वक्त जो है खाली रुक कर रहे हैं। 23 के बाद ही जिस तरह से मौसम में बदलाव शुरू होगा तभी जो है पर्यटक इस क्षेत्र में मूवमेंट करेंगे। तो मौसम विभाग का अनुमान क्या है, कब तक हालात ऐसे ही रह सकते हैं या कब तक बारिश की संभावना या ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की ओर से है? देखिए सीमांत जो हमारा जोशीमठ क्षेत्र है यहाँ पे केवल बर्फबारी और बारिश का ही प्रकोप है, लेकिन चमोली के जो अन्य क्षेत्र है वहाँ पे ओलावृष्टि का दौर जारी है। और हालांकि जो मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक लगभग 40 जो मार्च है आने वाला 48 घंटे हैं, इसमें भी जो हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का जो है अंदेशा जताया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने तो देखिए मौसम एकदम से बदल गया है। मार्च में एक बार फिर से आप जनवरी जैसा ठंड यहाँ पर महसूस करेंगे और ख़ास तौर से जो टूरिस्ट हैं उनको एक हिदायत है कि बारिश का मौसम है, सड़कों में थोड़ी सी फिसलन बढ़ जाती है, तो ऐसे में यहाँ आने से थोड़ा सा बचें फिलहाल। इधर पौड़ी में भी अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने मौसम को सर्द कर दिया। जहाँ बेमौसम बरसात की मार किसानों पर पड़ रही है तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में लोग गर्मी से राहत की सांस ले रहे हैं। किसानों का कहना है कि फसल पकने का समय हुई बारिश ने फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो देखिए ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या अपने आप में कि देखिए एक तो जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, ठंड बढ़ी है, लेकिन नुकसान जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है फसलों को, क्योंकि फसलें जो रबी की खास तौर से होती हैं, चना, गेहूँ, सरसों, इस तरह की चीज़ें वो अभी पक रही होती हैं वो फसलें, तो ऐसे में उनको नुकसान पहुँच जाता है। और पौड़ी में भी लगभग ऐसा ही हुआ है। और सब्जियों की खेती होती है वो भी कई बार जो है उनकी वजह से अगर बर्फबारी होती है तो वो सब्जियों की खेती जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो किसान थोड़ी सी
नाउम्मीद हो गए, थोड़े से निराश हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की ओर से उन्हें थोड़ा सा मुआवजा मिले, क्योंकि प्राकृतिक आपदा ये कहीं ना कहीं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। इस बार पौड़ी में ही नहीं बोलूँगी मैं, उत्तराखंड में बारिश तो असमय हुई है। जब बारिश का टाइम था तब तो हुई नहीं बारिश, लेकिन अभी जो है मार्च का महीना शुरू हो चुका है, मतलब मिड मार्च होने वाला है। तो आज बारिश हुई है और बारिश तो लगभग कम ही देखने को मिली, लेकिन ओलावृष्टि हुई है। तो ओलावृष्टि से जो है फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और फिर से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है पौड़ी में, बहुत ही सुहावना मौसम हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अभी भी बारिश लगी हुई है। इससे पहले ओलावृष्टि हुई थी, तो काफ़ी शानदार मौसम आज हुआ है। हाँ बिल्कुल, अभी पौड़ी में तो नहीं हुए थे गर्म कपड़े बंद, जैकेट वगैरह चल ही रहे थे, लेकिन और जगह के अकॉर्डिंग पौड़ी में भी ठंडा है ही। और इससे पहले वायरल फीवर चल रहे थे, तो बारिश की वजह से थोड़ा बारिश हो गई है, तो ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा ये फीवर वगैरह में। तो मसूरी में लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जबकि पर्यटकों ने मौसम का आनंद लिया। ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है, फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जताई, जिसे लेकर प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए, ओलावृष्टि भी और ऊंचाई वाले जगहों पर हिमपात भी होने की बात की जा रही है। तो फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये ओलावृष्टि की वजह से बना हुआ नज़ारा, लेकिन चूंकि यहाँ पर ठंड इतनी बढ़ गई है कि जो ओले हैं वो पिघले नहीं हैं और वो लगभग हिमपात जैसे दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ही ये सड़कों पर ख़तरनाक बन जाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से गाड़ियों के स्किड होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ये क्या कि आप थोड़े से सतर्क और सावधान होकर यहाँ पर रहें और गाड़ियाँ तेज रफ्तार में तो बिल्कुल न भगाएं। जो बाहर से आए पर्यटक, उन्हें तो काफ़ी आनंद मिल रहा है यहाँ के मौसम में हुए बदलाव की वजह से, क्योंकि गर्मी यहाँ पर बढ़ रही थी। ऐसे में उसी ठंड का एहसास इन्होंने लिया इस बार। जैसे गर्मी में उन्हें फिर से एक बार ठंडक मिली है, तो उन्हें लग रहा है कि आना सफल हुआ। तो चलिए, बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज़ पर लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।